Myself, Dr. Manju Meena, Associate Professor, Political Science Department, MS गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। आज मैं आप लोगों को अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार बताऊंगी। अन्य विचारों की तरह से अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अरस्तु ने उस समय 3वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है नागरिकता संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए वह आज भी उतने ही महत्वपूर्ण और सार्थक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अरस्तु के का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम पॉलिटिक्स है। उसी में उसने अपने अधिकतर सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो अरस्तु की जो रचना है पॉलिटिक्स, जिसमें अरस्तु ने अन्य विचारों के साथ साथ नागरिकता से संबंधित भी महत्वपूर्ण विचार जो है वह प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स में ही राज्य को समुदायों का समुदाय जो है बताया है और अरस्तु यह मान करके चलता है कि राज्य एक संश्लिष्ट सत्ता है और जैसे कोई पूरी वस्तु अपने हिस्सों के संयोग से बनती है, वैसे ही नागरिकों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। लेकिन नागरिकों का निर्माण कैसे होता है या नागरिक किसे मानता है अरस्तु, इस बात पर अरस्तु के जो विचार हैं वह मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि एक राज्य में रहने मात्र से ही व्यक्ति जो है नागरिक नहीं हो जाता है और वही कहते भी हैं कि नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान पर रहने मात्र से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एक राज्य में तो व्यापारी भी रहते हैं और दास भी रहते हैं, लेकिन हम उसे नागरिक नहीं कहते हैं। और इसी प्रकार अरस्तु ये भी कहता है कि कानूनी अधिकार प्राप्त होने मात्र से ही व्यक्ति जो है नागरिक नहीं बन सकता है। न्यायालय में आपको अभियोग चलाने या अभियुक्त बनने का अधिकार प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नागरिक बन गए हैं, क्योंकि ये जो अधिकार हैं ये तो संधि के द्वारा विदेशियों को भी दिए जा सकते हैं। साथ में ही अरस्तु ये भी मानता है कि नागरिक के संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है, तब उसको भी हम नागरिक नहीं मान सकते हैं। और राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता है। उन बच्चों का जिनका नाम कम उम्र के कारण से या अल्पायु के कारण से नागरिकों की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है, और जो वृद्ध हैं, जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए हैं, उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा सकता है। और अरस्तु ये भी कहता है कि उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता है जिनके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं और जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है, उन्हें भी हम नागरिक नहीं मान सकते। तो अरस्तु नागरिक किसे मानता है? अरस्तु का ये कहना है कि जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, साथ ही साथ में जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक के कार्यों में भाग लेता है, अरस्तु सिर्फ उन्हें ही राज्य का नागरिक मानता है। चाहे दास हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे पागल और दिवालिये हों, इन्हें अरस्तु नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखता है। अरस्तु बहुत कम जो है व्यक्तियों को राज्य का नागरिक जो है मान करके चलता है, और वो ये कहता है कि जो न्याय के कार्य में भाग लेते हैं और जो साधारण सभा के सदस्य हैं, सिर्फ
उन्हें ही नागरिक माना जा सकता है और हम किसी को भी नागरिक नहीं मान सकते हैं। ऐसा जो है अरस्तु मान करके चलता है। सब इस दृष्टि से हम, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, स्त्री हैं, बच्चे हैं, विदेशी, दास, श्रमिक, मिस्त्री, सारे के सारे जो है नागरिक नहीं हैं। और दासों और श्रमिकों को नागरिकता से वंचित करने का कारण क्या है कि अरस्तु ये मानता है कि नागरिकता एक विशेष गुण है और उसके लिए योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। और यह योग्यता उन्हीं व्यक्तियों के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश हो, जिनके पास की समय हो, जिससे कि वो अपने न्याय संबंधी कार्य और साधारण सभा के सदस्य होने के नाते अपने कार्यों को संपादित कर सके। और समय जो है या अवकाश जो है दास और श्रमिकों के पास नहीं होता है, क्योंकि स्वामी वर्ग के जो सामाजिक दायित्व हैं, जो आर्थिक दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन जो है दास वर्ग के द्वारा किया जाता है। और इस कारण से दास जो है नागरिक नहीं माने जा सकते हैं और जिन कार्यों को करने के लिए अपनी आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश हैं और उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती हैं। शासन करने की राजनीतिक क्रिया है, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना जिनमें साहस के गुण का प्रस्फुटन होता हो, तो ये साथी नागरिकों के साथ निर्वहन करने के लिए संयम, उदारता, विशाल हृदयता और साहचर्य के गुण की आवश्यकता होती है। और ये सब गुण जो है दास में नहीं होते हैं और दासों में इस गुणों की कमी के कारण से ही वे नागरिक नहीं हो सकते हैं। जैसा कि सेबाइन ने कहा भी है कि अरस्तु के नागरिकता का जो आदर्श है वो बहुत ही ऊंचा है। वह एक शिल्पी को, मजदूर को या श्रमिक को जो है नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है, क्योंकि जो श्रमिक हैं या मिस्त्री हैं, शिल्पी हैं, उनके विचार में जो दिन रात रोटी के लिए संघर्ष का विचार जो है आता रहता है, वे नागरिकता के उत्तरदायित्व को भली भांति कैसे निभा सकते हैं। इसके पीछे दो कारण हमें मुख्य तौर पर नजर आते हैं कि रोटी के लिए संघर्ष में लगे रहने के कारण उनके पास नागरिकता की जिम्मेदारी निभाने के लिए समय नहीं होता है, पहली बात। तो दूसरी बात जो है कि जो शारीरिक परिश्रम करने वाले होते हैं उन व्यक्तियों का हृदय जो है बहुत अनुदार हो जाता है और उत्तम गुणों के लिए उपयुक्त नहीं रहता है और इस कारण से उन्हें नागरिकता का अधिकार जो है प्रदान नहीं किया जाता है। और इसी के संदर्भ में बारकर जो है वह लिखता है कि अरस्तु कारीगरों और मजदूरों को न तो शासन करने के योग्य मानता है और न ही उनके पास समय ही होता है और इसीलिए उनको नागरिकता का अधिकार जो है प्रदान नहीं किया गया है। तो जहां तक संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के लिए या नागरिक होने के लिए जो योग्यताएं उभर करके आती हैं, उनमें पहला तो ये कि शासन करने और शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वह यह है कि भौतिक और आर्थिक चिंताओं से वह मुक्त होना चाहिए ताकि वह अपना पूरा समय जो है अपने न्याय से संबंधित कार्य और अपने प्रशासन से संबंधित कार्यों में लगा सके। तीसरा जो पॉइंट है वह ये कि वह कारीगर या मजदूर नहीं हो, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का हृदय जो है अनुदार हो जाता है, जो कि उत्तम गुणों के लिए अनुपयुक्त होता है। साथ ही वह न तो स्त्री हो और न ही और वयस्क हो। तो इन्हें हम नागरिकता की श्रेणी में जो है रख सकते हैं और अन्यों को अरस्तु जो है नागरिकता का अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट अपने अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।